नाज़रीन, 1973 का आइन बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके बनाए गए आइन को एक पंचिंग बॉक्स बना लिया जाएगा और उसके अंदर अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत दो मुख्तलिफ जमातों की है तो वफाक की जानिब से अपने मतलब की शिकें अखज़ की जाएंगी और सूबाई हुकूमत की जानिब से अपने मतलब की। आखिरकार गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है और उस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगले CM के इंतखाब तक परवेज इलाही एक्टिंग CM के तौर पर काम करेंगे और परवेज इलाही एज एक्सपेक्टेड इस मामले को लेकर कोर्ट में जा चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद एक 5 रुकनी जो नया बेंच बनाया गया था इस मामले की समाप्ति शुरू करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोर्ट की जानिब से रिलीफ नहीं मिलता परवेज इलाही को तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ हैं। इस्लामाबाद के सीनियर एंकर पर्सन फरीद रईस भी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहतरम फवाद अहमद ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया। फवाद भाई, ये बताइएगा कि एज एक्सपेक्टेड चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मामला कोर्ट में चला गया है। अगर इस डी नोटिफिकेशन के नोटिस को कोर्ट मुअत्तल कर देती है तो परवेज इलाही बन गए वजीर आला, लेकिन अगर कोर्ट परवेज इलाही को रिलीफ नहीं देती तो फिर क्या होगा फवाद? सबसे पहले तो वही हुआ जो मंजूर खुदा था, यानी कि इमरान खान साहब का 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का जो दावा था वो हवा में हो गया, उसके रास्ते में रुकावट बन गई। ये खुद इमरान खान साहब को भी पता था कि ऐसा ही होना है, इसी तरीके से होना है कि उनका रास्ता रोका जाना है। PDM की हुकूमत ने वफाक के अंदर हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ना, लिहाजा ये तमाम मामला उनके साथ होने हैं और उन्होंने इसीलिए जो है वो बहुत आराम से 1 हफ्ते का वक्त देकर और उसके बाद चीजों को इसी तरीके से लेंगा। खुद भी वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से असम्बलियां टूट जाए और असम्बलियों की तहलील का इंतहाई कदम हो, फिर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के अंदर निगरानी जो है वो PDM की हुकूमत करती रहे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनको शक है, वो इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन की निगरानी करे, हल्का बंदियां उसकी मर्जी की हों और फिर इमरान खान साहब जो है वो नताए जाने के बाद फिर 5 साल के लिए 60% इलाका जिसके ऊपर वो कहते हैं कि इलेक्शन होना है वहां पर वो लटक जाए। तो इसका मतलब है फवाद के हमजा शहबाज एक मरतबा फिर जो है वो किसी तारीकी की गोशे से निकलकर दोबारा से लाइमलाइट में आने वाले हैं। देखिए, मुश्किल काम है हमजा शहबाज के लिए, मुश्किल काम है इस वक्त दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होना, क्योंकि 10 वोटों का मामला है। बहरहाल एक बड़ा फर्क है 10 वोटों का। अब उसके अंदर जो है वो ये हो सकता है कि कोई 10 अरकान ऐसे हों तहरीक इंसाफ के या काफ लीग के जो मिलाकर कि जो उस वक्त जो है वो इजलास के अंदर ना आए और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुंतखब हो जाए, इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाए। लेकिन अगर अददी मामलात को देखें तो इस वक्त तक परवेज इलाही साहब की बढ़तरी है। अगर इलेक्शन होता है और दोबारा परवेज इलाही मुंतखब हो सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा अनोखा मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक है फवाद, हमारे साथ ही रहेगा। फरीद रईस, इस वक्त PDM की हुकूमत को अगर कोर्ट की जानिब से परवेज इलाही को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ 10 अरकान दरकार हैं, तो आप समझते हैं कि उन 10 अरकान के ज़मीर जागने का वक्त आ गया है? ज़मीर कभी भी किसी का किसी भी वक्त जाग सकता है जनाब। ओवैस साहब ने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीर जागने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। जब चाहें आप उसको जगा दें, बस जगाने का फार्मूला होना चाहिए जो कि यहाँ पर बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद भी है और वो हमेशा से जो है बहुत आजमूदा और कारआमद भी साबित रहा है। तो बहरहाल ज़मीर की आवाज़ की तो आप बिल्कुल भी बात ना करें। आप भी चाहें तो आप भी किसी का ज़मीर जगा सकते हैं फौरी तौर के ऊपर, पर आपके पास वो गुर होने चाहिए और वो वसाइल होने चाहिए। दूसरी बात ये, एतमाद के वोट लेने का कहा गया वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को, उसमें तो वो बच गए जनाब, ठीक है ना। जो आपने जो एतमाद का वोट लेना था वो तो ना स्पीकर ने इजलास बुलाया ना वो एतमाद का वोट लिया, तो उसके ऊपर से तो कम अज़ कम बच गए, क्योंकि उस वक्त स्पीकर के इजलास बुलाने पर वज़ीर आला पंजाब को वो लेना था, वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो पूरा करते वहां से। तो अब मामला आ जाता है वो जमात या नून का या पीपल्स पार्टी का जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, तो नंबर गेम अब पूरा करना उनके हाथ के अंदर है कि अब वो नंबर्स वो लेकर आएंगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक अदम एतमाद के अंदर अब आप लेकर आ जाएं कि आपने चूंकि पेश की है तो आप प्रूफ कर दें कि जनाब आपके पास ये वाफिर मिकदार के ऊपर नंबर है। इत्तलात है या आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अगर बात दोबारा वोटिंग तक आती है तो कौन जीतेगा, परवेज इलाही या उनके मुखालिफिन? मैं तो तिफले मकतब हूँ ओवैस, यहाँ तो बड़े बड़े तजियाकारों के तजिए गलत हो जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हमने पिछले अरसे में पंजाब के अंदर देखा, तो आप जो है वो कभी कहते हैं गोल हो रहा है इस पोस्ट के ऊपर तो दूसरी तरफ हो जाता है, तो यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस चीज़ को देखते हुए देखें, मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए। हम इस चीज़ के ऊपर ये तमाम बातें ये होंगी, अदालत जाएगा मामला, अदालत से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मामला सारा का सारा देख लें, आपका लास्ट जज बना था एक जज साहब ने उस पर माजरत कर ली, टूट गया, चीफ जस्टिस साहब अब
नया बेंच बना के उसके ऊपर समाअत होगी, मामला अदालत में जाएगा, अदालत चलती रहेगी, समाअत होगी, चीजें होंगी और अदालती फैसला आ जाएगा। उसके बाद सब खुशी खुर्रम एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें जिस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, ये मामला अपनी जगह के ऊपर है। पंजाब का जो सियासी तमाशा है वो हम देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे तमाशा लगता रहा है। फ्लैटीज होटल के अंदर इजलास बुलाए जाते रहे हैं। अब पंजाब असेंबली के अंदर धींगा मुश्ती हमने देखी, किस तरीके से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के हाथ में बैंडेजेस और वो सारी चीजें, वो सब आपने उस वक्त स्पीकर थे तब वो सारी चीजें देखी हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर अगर आज एक खुदकुश बमबार I-10 के अंदर आके रोकने के ऊपर ये खुदकुश बमबार अपने आप को उड़ा देता है, ये एक सोचने और समझने और बहुत बिल्कुल फरीद, मैं इसकी जानिब भी आने का इरादा रखता हूं। जावेद बलोच को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद, ये बताइएगा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चौधरी परवेज इलाही की मर्जी का नहीं आता तो क्या उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला है? अवैस जो ऑप्शन हैं वो तो ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन देखना ये है कि पंजाब में एक बहरान जो है वो पैदा हो चुका है और ये बहरान जो है वो किसी के हक़ में नहीं होगा। ये इसका जो बेनिफिशरीज हैं वो तो ज़ाहिर बात है बैठे हैं ईवानों में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो जिसको उठाना पड़ेगा वो हम लोग हैं, आप लोग हैं और अवाम है कि उन्हें जो है ये नुकसान होगा। और आज आपने देखा कि I-10 में जिस तरह सुइसाइड ब्लास्ट हुआ और एक एहलकार हमारा शहीद हुआ, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अवैस कि एक तरफ जो है वो सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, बंदों की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ म्यूज़िकल चेयर ही खेली जा रही है कि आज मैंने बैठना है और कल आपने बैठना है और कल फिर घूम के जो है वो ये इस चेयर पे आपने बैठना है। तो ये सोचने की बात है, लेकिन इस पे कोई सोच नहीं रहा। दूसरी बात जो अवैस नंबर गेम की है वो 10 नंबर जो कम है, अभी बेंच टूट गया है। अगर नया बेंच बनता है, हियरिंग होती है, तो अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी माहिरीन इस्लामाबाद में उनसे जो बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट मैक्सिमम ऑर्डर यही करेगी कि दोबारा जो है वो परवेज इलाही साहब को कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है तो एतमाद का वोट ले लें, तो फिर जो है वो सूरत नंबर गेम पर दोबारा आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ के पास, काफली के पास क्या नंबर गेम रहती है और नून लीग और जो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अगर ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के 10 अराकीन को तोड़ा जाता है तो बाद में परवेज इलाही दोबारा ये दरखास्त लेकर कोर्ट में आ सकते हैं कि कोर्ट की एक साबका रूलिंग मौजूद है कि आप पार्टी का जो लीडर है उसके ऑर्डर्स को डिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही जिस रूलिंग के तहत वजीर आला बने थे उसकी बरक्स रूलिंग के तहत वो अपने वजीर आला का मनसब बचाएंगे। देखें वैस ये तो जो रूलिंग का मामला है और जो कोर्ट का मामला है, ये तो वक्त आने पर इस पे फैसला होगा कि क्या किस कानून की आड़ ली जाती है और किस कानून के तहत जो है वो किस रूलिंग के तहत जो है वो दोबारा ये बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ से भी आगाह कर दूं जो जिसके मुतालिक हमें पता है कि जब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो रहा था, परवेज इलाही साहब जो है इलेक्शन लड़ रहे थे वज़ारत आला का, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के हमारे ये ज़राए हमने कंफर्म किया था कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ऐसे थे, कोई 10 से 15 अरकान ऐसे थे जिन्होंने जो है वो कहा जी कि हमें नून लीग की तरफ से ये ऑफ़र आ रही है, हमें फ़लाँ मसला आ रहा है, हमें फ़लाँ मसला आ रहा है। तो अल्टीमेटली उस वक्त भी कुछ उनका ज़मीर जगाने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है जावेद, मैं वापस आपके पास आऊंगा। फवाद, जिस तरह से फरीद रईस ने आज इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया, कुछ दिन पहले हमने देखा कि बन्नू के CTD कंपाउंड में भी दहशतगर्द घुस गए, तो इस वक्त महंगाई के साथ साथ एक मरतबा फिर जो दहशतगर्दी का अफरीद सर उठाने लगा है, ऐसे में तो सियासी जमातों को ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है अगर उन्हें अवाम से जरा सी भी हमदर्दी है। फवाद, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12 करोड़ इसकी आबादी है। उसके अवाम 8 माह से इस रस्साकशी का शिकार है। ये म्यूजिकल चेयर की तरह है, कभी एक आता है कभी दूसरा जाता है। चौथी मरतबा ऐसा होगा कि वज़ीर आला का या तो इंतखाब हो जाएगा या वो बहाल हो जाएंगे। अब तक जो है वो तीसरे वज़ीर आला जो है परवेज इलाही वो फारिग हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, अब इस पे जरूर हम बात करेंगे कि शुरू किसने किया था।
शुरू कहां से हुआ था, किसने आइन के साथ खिलवाड़ शुरू किया था, किसने आइन को घुमाना शुरू किया था, किसने जो है वो चीजों को गद्दारी से मुंसलिक करना शुरू किया था, किसने अपनी सियासत को रियासत से बालातर किया था, किसने जो है वो तहरीक अदम एतमाद को जबरदस्ती मुस्तरद किया था, किसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वैन्स खड़ी हुई थी, किसके लिए गिरफ्तार करने के लिए जो है वो लोग वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पहुंचे थे, किसने जो है वो असम्बली तहलील कर दी थी, किस तरीके से सदर पाकिस्तान ने गैर कानूनी समरी के ऊपर दस्तखत किए थे और कहा था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील हो गई है। ये तमाम मामला किसने शुरू किए थे, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर किसी को ख्याल होता पाकिस्तान का, तो अब तक ये म्यूजिकल चेयर ना होती। अब तक पाकिस्तान के 60% इलाके को उसके हक के राय दही से महरूम करने की कोशिश न की जाती। लोगों ने 5 साल के लिए वोट दिया है। एक छोटे से ज़िमनी इंतखाब से लेके एक यूसी के इंतखाब तक पैसा खर्च होता है, लोगों की जेब से निकला हुआ टैक्स का पैसा खर्च होता है। उस तमाम पैसे का, उस तमाम माली मामलात का किसी को कोई एहसास नहीं है। उसके अंदर लोगों की जानें जाती हैं, झगड़े होते हैं, हंगामे होते हैं, खानदान टूटते हैं, खानदान में आपस में इख्तलाफात होते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं। इलेक्शन लोगों को और तकसीम करता है, वो तमाम चीजों का किसी को कोई एहसास नहीं है। मईशत की क्या हालत है, IMF मुंह लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में LCs खोलने के लिए डॉलर मौजूद नहीं है, पोर्ट के ऊपर सामान पड़ा है और सामान आने के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक का हुक्म आता है कि हम LC खोलने के लिए पैसे आपको नहीं दे सकते, हम बैंक गारंटी आपको नहीं दे सकते। इस सारी सूरत हाल के अंदर मजीद अफरियत ये है कि अफगानिस्तान से जो मामला शुरू हुए थे, जिसको पाकिस्तान ने बड़े ऐसा अंदाज से वेलकम किया था, वो अब हमारे घर के अंदर घुस के आ गए हैं। हम उन लोगों से भी तो पूछे ना कि जिनको हमने काबुल के अंदर वेलकम किया था। ठीक है फवाद, इस सिचुएशन को भी देखने की जरूरत है। फरीद, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट लेने का कहा जाता है चौधरी परवेज इलाही को, चौधरी परवेज इलाही बज़ाहिर तो जीतते दिखाई देते हैं, लेकिन आपके पास क्या कोई अंदर की खबर है कि आसिफ अली जरदारी कोई मिरेकल दिखाने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब बदस्तूर यानी वो लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकातें चौधरी शुजात हुसैन से हो रही हैं। यकीनी तौर के ऊपर कोई ना कोई मामला अंदर खाने, ये सियासत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कोई चीज़ हतमी नहीं कह सकते। अंदर खाने जो स्क्रिप्ट बन रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, वो मैं समझता हूँ कुछ दिनों में बाहर निकल आएगी। लेकिन एक चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मैंने जब ये पूछा और जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो नंबर्स पूरे हैं। अगर एतमाद का वोट लेने की बात है, जैसे कि गुज़िश्ता दिन भी ये बातें हो रही थी कि PTI की तरफ से ये कहा गया जनाब कि आपने एतमाद के वोट लेने का जब हमें कहा, तो उसके अंदर जो है वो मंजूर वट्टू वर्सेस फेडरेशन वाली बात उन्होंने उसके अंदर कर दी। एक बात बड़ी तय है कि आइन जो आपका है वो सुप्रीम है, जो आपके कोर्ट की जो प्रेसिडेंस है, जो उनके फैसले हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं, आप उसका रेफरेंस और हवाला जरूर दे सकते हैं। लेकिन अगर फरीद यही तो समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन जो है, यानी इस वक्त की सिचुएशन में वो भी आइन से रेफरेंस लाती है और जो हुकूमत है वो भी आइन से रेफरेंस लाती है, तो आइन जो है दोनों मुतहारिब पार्टीज के लिए कैसे उनके लिए अपोजिंग दलाइल एक ही किताब में रख सकता है? ये आपने बिल्कुल यही वो सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई इस बात को जो थोड़ा सा भी इसको एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर रखता है वो यही सवाल करता है कि भाई आइन तो एक ही है कि अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक हर कोई अपनी अपनी मर्जी का फैसला उसके अंदर ले आता है या अपनी मर्जी से उसको इंटरप्रेट कर लेता है। आपने देखा कि आईनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो इसके अंदर डिवाइडेड नजर आते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान प्रैक्टिकली ये तो एक पावर गेम है ना, एक ताकत की जंग है जिसमें जो ताकतवर जीतता है वो अपनी जीत को एक आईनी कपड़े या कानूनी कपड़े पहनाने की कोशिश करता है। ओवैस, बड़ी सादी सी बात है। फवाद ने भी कहा बड़ा सूबा पंजाब है, बड़ा पैसा, तरक्याती फंड, ये सारा गेम पावर का है। एक चाहता है कि पंजाब को मैं ड्राइव करूं, दूसरा चाहता है मैं ड्राइव करूं। इस रस्साकशी के अंदर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नर्व गेम चल रही है इसके अंदर और आइन और कानून को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने घर की लौंडी बनाकर उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन के तरीकाकार के ऊपर कोई नहीं इस चीज के ऊपर चल रहा। यानी अब फवाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस पर बात होनी चाहिए कि इसका आगाज किसने किया। भाई बात करें तो पूरी करें। ये कैसे मुमकिन है कि जो चीज अगर एक जमात को सूट करती है उस वक्त वो इस चीज को करे तो वो ठीक है, उस वक्त अगर वो करे तो फिर वो गद्दारी है, उस वक्त वो अगर करे तो फिर वो उनके साथ जो है वो उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी के बात ये कि अब जो इमरान खान की तरफ से आ गया, मैं ये बात आज से 3 दिन पहले कह रहा था कि अनकरीब
एक स्टेटमेंट आ जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से जिसमें वो अपनी तमाम तर नाकामी, कोताहियों और तमाम तर बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी एक फर्द वाहिद के ऊपर डाल देंगे और कहेंगे यही था वो शख्स, यही था वो एक शख्स, यही था वो फर्द जिसने तैयारी मुझे ये काम नहीं करने बिल्कुल दिया, फरीद, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगा। जावेद बलोच, अब तक हमने जितनी बात की है वो पंजाब असेंबली की सिचुएशन के हवाले से बात की है, लेकिन पिछले हफ्ते को यानी 17 दिसंबर को जो खान साहब ने वादा किया था कि मैं 23 दिसंबर को पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी तहलील करूंगा, तो क्यों अब तक महमूद खान वहां पर वजीर आला है? जावेद, वैसे पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स जो है वो न सिर्फ पावर गेम हो रही है, इसमें कोई भी जो है अगर देखें ना, अगर पंजाब में बहरान है या पंजाब का मामला कोर्ट में चला गया है तो केपी तो उनके पास है, केपी तोड़ दें, लेकिन नहीं तोड़ रहे। और केपी ने भी जो है मशरूत किया हुआ है पंजाब के साथ कि अगर पंजाब की सूरत वादा होगी और पंजाब की असम्बली तहरीर होगी तो फिर हम जो है वो केपी की तोड़ेंगे। वहाँ तो किसी ने रोका आपको, ना ही कोई तरीक़त में एतमाद पेश की गई है और ना ही कोई गवर्नर राज की या गवर्नर की जो इंटरवेंशन है वो हो रही है। वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अब तोड़ दें। लेकिन जो सूरत सामने आ रही है वैस, जो मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, एट द एंड जो है वो लूज़र खान साहब ही होंगे, क्योंकि खान साहब आपको पता है कि 25 मई के बाद जो है वो इस्लामाबाद नहीं आए। 25 मई के जो डी चौक में उनका जो एहतजाज था, उसके बाद तहरीके इंसाफ का कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई एग्जैक्टली जावेद, मुझे जरा फवाद भाई की जानिब जाना है। फवाद, आप क्या समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला किया जाता तो वहाँ के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब, वो भी क्या मियाँ बलीगुर रहमान की तरह एक्ट करते? देखिए, वहां पर गैप बहुत बड़ा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम पूरा है, महफूज है वहां पर। तो फिर क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे फवाद? फिर क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे एज प्रॉमिस्ड खान साहब? वो खान साहब का प्रॉमिस नहीं था, वो तो खेल रहे थे ना, और खेल के अंदर चालें तब्दील कर दी जाती हैं। कभी कोई फिल्टर जो है वो बाउंड्री के ऊपर होता है, फिर उसको स्लिप में खड़ा कर दिया जाता है। तो खान साहब खेलते हैं। खान साहब माइंड गेम के मास्टर हैं, ये उन्होंने खुद कहा है। मैं तो बड़ा मामूली सा आदमी हूं, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? जो वो कहते हैं हम तो वो सुना रहे हैं। वो माइंड गेम के आदी हैं और माइंड गेम के अंदर वो किसी चीज के साथ भी खेल सकते हैं, फिर चाहे वो लोगों के जज्बात हों या जो है वो इस मुल्क के रियासत के साथ कोई खिलवाड़ हो। वो फिर इमरान खान साहब माइंड गेम करते करते कोई किसी को भी जो है वो उसकी भेंट चढ़ा देते हैं, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। आप देखिए, अगर इलेक्शन ही मकसद है, नया फ्रेश मैंडेट जो है वो लेना और उसके बाद 5 साल के लिए हुकूमत बनाना ही मकसद है, तो नहीं फवाद, खान साहब से सबर क्यों नहीं हो रहा? जब अब जनरल इलेक्शंस जो है वो इतने दूर भी नहीं है, असेंबलियों की मुद्दत पूरे होने में 7-8 महीने हैं, तो खान साहब ने जहां इतना सबर किया है तो पॉलिटिक्स में तो 7-8 महीने कोई हैसियत ही नहीं रखते, तो खान साहब से सबर क्यों नहीं हो रहा? वैसे ये बताएं, आपने क्रिकेट खेली है? जी खेली है। क्रिकेट बचपन में आपने सड़क पे खेली होगी, तो आपको याद है कि कुछ ऐसे रोंटी प्लेयर होते थे। मैं पहली बॉल ट्राई बॉल गिरा दिया करते थे, या गेंद लेके चले आते थे कि गेम खत्म हुआ, बैट होता था। और ऐसे प्लेयर जो खास तौर पर जिनका थोड़ा सा रोब था ना टीम में, वो कहते थे मेरे आउट होने के बाद इस दुनिया के अंदर क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, या मुझे एक और बारी दे दो। तो खान साहब कहते हैं या तो मुझे एक और बारी दे दो, अगर बारी नहीं देते तो फिर मैं या तो जो है वो पिच उखाड़ दूंगा, मैं विकेट लेके घर चला जाऊंगा। आप ये किसी गली मोहल्ले के रोंदू खिलाड़ी की बात कर रहे हैं या उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े लीडर, स्टेट्समैन और साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान साहब तो एक बड़े आदमी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। उनसे सबर क्यों नहीं हो रहा? उनसे 7-8 महीने सबर क्यों नहीं? रवैये की बात है। वो गली मोहल्ले के जो रोंदी प्लेयर हैं वो भी इंसान ही होते हैं ना। तो इंसान के अंदर ये बात है कि जब उसको अपना मजा पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसको दूसरे का ख्याल नहीं रहता। तो खान साहब भी जो है यही चाहते हैं कि इक़्तिदार में बस वही रहे, तमाम इदारे उनके ताबे हों, FIA से लेकर एंटी करप्शन तक और एंटी करप्शन से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अफवाज। इमरान खान साहब का एक जुमला मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस इदारे, फौज, ये तमाम तो हुकूमत की आंखें और कान होते हैं। भाई, हुकूमत की आंखें और कान नहीं होते, वो रियासत की आंखें और कान होते हैं। उनका काम रियासत को चलाना और रियासत को बचाना है। हुकूमतों में सियासत किस तरीके से हो रही है ये उनका काम नहीं है। क्या आपको जो है वो IB आकर बताए कि इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ ये साजिश हो रही है और हम उस साजिश के अंदर हथियार उठाकर ये कर सकते हैं? इमरान खान साहब तवक्का ये करते थे कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है ISI उनके साथ ये ताउन करे कि उनके लिए फोन करके लोगों को बुलाए कि फलां मसले के ऊपर वोट दो और फलां मसले के ऊपर, और उसको बड़ा फख्र करते थे। बिल्कुल, इमरान खान, ये असल में बुनियादी तौर पर देखिए इमरान खान साहब का मसला क्या है।
उनका मसला ये है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सोच और उस सोच के बाद एक ऐसा कल्ट पैदा कर दिया है कि जो उनकी उस सोच के ऊपर चलता है, और वो सोच ये है कि जो कुछ वो कहते हैं वही आईन है, वही कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद रईस, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। हम आइंदा भी ट्रांसमिशंस में आपकी कीमती आरा लेते रहेंगे। नाज़रीन, अब तक की ट्रांसमिशन देखने के लिए शुक्रिया।